गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम शिक्षा शास्त्र की सीरीज 3 पर चर्चा करेंगे। आज की इस सीरीज में मैंने शिक्षा शास्त्र से संबंधित छोटे छोटे 10-12 विषयों को लिया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अति महत्वपूर्ण सीरीज है ये, जो आपकी एचटेट में, सीटेट में, यूपीटेट में, आरटेट में और जितनी भी आपकी पीजीटी टीजीटी की रिक्रूटमेंट की परीक्षाएं होती हैं उनमें अक्सर इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस सीरीज को देखिएगा और समझिएगा। पहला ही प्रश्न मैंने बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शिक्षण का औपचारिक रूप कौन सा है, अनौपचारिक रूप कौन सा है। तो मैंने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों का अलग से वर्गीकरण किया है। जैसा कि आपको पता है, औपचारिक शिक्षण हम उसको कहते हैं जो हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेते हैं। तो उसके 3 स्तर होते हैं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। यहाँ पर हमारा फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है, औपचारिक शिक्षण यहाँ किया जाता है। और अनौपचारिक शिक्षण वो होता है जो हम अपने परिवार से लेते हैं, समाज, धर्म, खेल, सिनेमा, पुस्तकालय, रेडियो, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, पत्राचार, ये सारे के सारे जो है अनौपचारिक शिक्षण के केंद्र हैं। बच्चा सबसे पहले परिवार से शिक्षा ग्रहण करता है, फिर वो समाज से इंटरेक्ट होता है, समाज से शिक्षा ग्रहण करता है, धर्म उसको अपनी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा दे करके उसको समाज के लिए तैयार करता है, खेल से उसमें मेल मिलाप की भावना आती है, सिनेमा उसे समाज की अच्छाई और बुराई दिखाने का कार्य करता है, पुस्तकालय की विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उसका अलग प्रकार से अनौपचारिक शिक्षण करती हैं, रेडियो और दूरदर्शन भी उसको अपने ही तरह से शिक्षण देकर के समाज और राष्ट्र के लिए तैयार करते हैं, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं भी उसका शिक्षण करती हैं और विभिन्न प्रकार का जो पत्राचार होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से जो बच्चा शिक्षण ग्रहण करता है, वो भी कहीं ना कहीं अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो ये पहला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछा जाता है पुस्तकालय जो है शिक्षण का कौन सा प्रकार है, अनौपचारिक है, औपचारिक है, या रेडियो कौन सा है। तो ये मैंने अलग वर्गीकरण कर दिया है इसका, इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये परीक्षा में अक्सर प्रश्न आता है। अगला देखिए, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। जब हम उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है ज्ञानात्मक। इसमें बच्चे के ज्ञानात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है कि बच्चे को इस वस्तु स्थिति का, इस स्थिति का, इस क्रिया का, इस कार्य का कितना ज्ञान है, उसका कॉग्निटिव लेवल कितना है। भावात्मक में ये देखा जाता है कि बच्चे के भाव कैसे हैं, वो अपने भावों का प्रदर्शन कैसे करता है। और मनोगत्यात्मक शिक्षण में अध्ययन किया जाता है कि बच्चा किसी दृष्टि को, किसी कार्य को किस मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखता है, उसका मनोवैज्ञानिक आस्पेक्ट कैसा है, उसका मनोवैज्ञानिक लेवल कैसा है। तो ये उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। उसके बाद है स्तर के आधार पर भी शिक्षण 3 प्रकार का होता है। स्तर हम कहते हैं लेवल। तो पहला है स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। स्मृति स्तर का मतलब होता है बच्चे का आईक्यू कैसा है, वो एवरेज है या बिलो एवरेज है या वेरी सुपीरियर है या सुपीरियर है या जीनियस है या वो आपका इडियट है, मोरॉन्स है, किस प्रकार का उसका लेवल है, बिलो स्तर का है, किस तरह का है। इसमें हम बच्चे के आईक्यू स्तर को ध्यान में रख करके शिक्षण करते हैं, उसकी बुद्धि लब्धि के हिसाब से शिक्षण करते हैं। अवबोध स्तर हम उसे कहते हैं जिसमें हमें ये पता होता है, ये जानना होता है कि बच्चे को इस विषय के बारे में कितना पता है। तो उसके अवबोध स्तर की जांच करने के बाद ही हम उसके सामने विषय प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में हमें देखते हैं कि बच्चा किस प्रकार का चिंतन करता है, इस विषय को लेकर के उसका चिंतन किस प्रकार का है, इस विषय को लेकर के बच्चे की गहराई कितनी है। उसके बाद आता है शैक्षिक क्रिया के आधार पर भी शिक्षण 3 प्रकार का होता है। प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। बच्चा किसी चीज को, किसी विषय को कैसे प्रस्तुत कर सकता है, किस प्रकार उसको प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, ये शैक्षिक क्रिया के आधार पर पहला प्रकार है। उसके बाद है प्रदर्शन। वो किस प्रकार से किसी चीज को प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रदर्शित करता है, ये दूसरा प्रकार है। और उसके बाद है तीसरा क्रिया, एक्टिविटी। किसी कार्य को वो किस क्रिया से करता है, कौन सी एक्टिविटी का सहारा लेकर के वो जो है तीसरे प्रकार को पूर्ण करता है। उसके बाद आता है स्वरूप के आधार पर शिक्षा। स्वरूप के आधार पर भी शिक्षण 3 प्रकार का होता है। वर्णनात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। वर्णनात्मक शिक्षण होता है जिसमें किसी घटना का वर्णन किया जाता है, विस्तार से बताया जाता है बच्चे को, वो वर्णनात्मक शिक्षण कहलाता है। निदानात्मक शिक्षक होता है क्लिनिकल टीचिंग होती है, जिस प्रकार से डॉक्टर किसी रोग का उपचार करता है, निदान करता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत ये देखता है कि बच्चे को क्या पता है, उसे क्या पता लग सकता है,
उसे कितना बताया जा सकता है, वो कितना समझ सकता है, उसकी अर्थग्राह्य क्षमता कितनी है, उसका IQ कितना है, उसके हिसाब से उसको निदानात्मक शिक्षण के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और तीसरा होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण, इसे हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चे का ये अध्ययन किया जाता है कि बच्चा किस विषय के अंदर कमजोर है, फिर उसकी रेमेडियल क्लास लगा करके उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उसको जो है विकसित किया जाता है उसके मस्तिष्क को, ताकि वो उस चीज़ को समझ सके। उसमें हम किसी विषय के कई पार्ट बना लेते हैं और उसको कई पार्ट में समझाया जाता है, अलग अलग भागों में उसको बांट करके विषय को उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से समझाया जाता है। उसके बाद अक्सर ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, शिक्षक की व्यावसायिक भूमिकाएं कौन कौन सी हैं। अक्सर पूछते हैं शिक्षक की व्यावसायिक भूमिकाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो ये प्रमुख उसकी शिक्षक की जो है व्यावसायिक भूमिकाएं हैं उसकी, तो पहला इसमें है अभिप्रेरक के रूप में। जैसा कि आपको पता है शिक्षक बालक के लिए अभिप्रेरणा का काम करता है, उसके लिए वो एक प्रकार का मोटिवेशनल कैरेक्टर है। दूसरा है शिक्षण विशेषज्ञ। शिष्य जो टीचर होता है वो अपने विषय का जो है एक्सपर्ट होता है, स्किल्ड होता है अपने कार्य के अंदर, तो वो शिक्षण विशेषज्ञ होता है। अधिगम प्रबंधक होता है, अधिगम कहते हैं हम लर्निंग को, वो एक प्रकार का जो है अधिगम प्रबंधक होता है। वो लर्निंग को जो है मैनेज करता है, किस तरह से बच्चों को समझाना है, बच्चे किस विधि से समझेंगे, कौन सा ऐसा तरीका है जिस पर बच्चों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है वातावरण अभियंता के रूप में। अभियंता हम कहते हैं इंजीनियर को। शिक्षक के अंदर ये भी गुण होता है कि वो क्लास के वातावरण को अपने अनुकूल बना लेता है और छात्रों को उसी के हिसाब से चलाता है, ताकि छात्रों में अधिगम लर्निंग जो है प्रॉपर हो सके, 100% हो सके। उसके बाद है शिक्षण सुगमकर्ता के रूप में। वो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ऐसी विधियों का इस्तेमाल करता है जिससे बच्चों को जल्दी समझ में आ सके। आदर्श नेता के रूप में शिक्षक बच्चों के लिए एक आइडियल लीडर के रूप में भी होता है, वो उनका एक नेता होता है। जैसे शिक्षक के अंदर गुण होते हैं वही गुण बच्चों के अंदर भी आते हैं। आपने इतिहास में देखा होगा, चाणक्य की वजह से ही चंद्रगुप्त की पहचान है। बड़े बड़े ऋषि जो होते थे वो अपने आप में कहीं ना कहीं लीडर के रूप में होते थे। ऐसे ही ठीक वही कल्पना हम शिक्षक के साथ भी करते हैं। जैसे शिक्षक के अंदर सद्गुण होंगे उसके विद्यार्थियों में भी वो गुण पाए जाते हैं। परामर्शदाता के रूप में, जैसा कि आपको पता है एक अच्छा शिक्षक बालक के लिए एक अच्छा कहीं ना कहीं काउंसलर भी होता है, कहीं ना कहीं उसको परामर्श भी देता है, उसको किस तरह से आगे बढ़ना है जीवन में, उसको अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है। तो ये शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका होती है। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये शिक्षा का आधुनिक अर्थ भी कई प्रकार से लिया जाता है। व्यक्तित्व के विकास के रूप में आज की शिक्षा का उद्देश्य आपको पता है व्यक्तित्व का विकास करना है, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है जिससे वो समाज और राष्ट्र के लिए तैयार हो सके। दूसरा है प्रजातांत्रिक विकास। शिक्षा का दूसरा जो आधुनिक अर्थ है उसका है डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट बच्चे की, उसको प्रजातांत्रिक मूल्यों के बारे में सिखाना, उसको प्रजातंत्र के लिए तैयार करना, नेतृत्व का विकास करना, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, मानवीय भावना का विकास करना, सामाजिक जागरूकता का विकास करना, तार्किक शक्ति का विकास करना, व्यावसायिक सफलता का विकास करना, सामाजिक परिवर्तनों के प्रति उचित दृष्टिकोण पैदा करना। तो ये शिक्षा के आधुनिक अर्थ हैं जिसमें एक कंप्लीट मानव बनाने के लिए शिक्षा प्रयास करती है, उसको समाज के लिए तैयार करती है, उसको प्रजातांत्रिक मूल्यों को समझाने का प्रयास करती है, उसको समाज के प्रति जो उसका कैसा दृष्टिकोण है उसको समझाने का प्रयास करती है, उसके अंदर मानवीय भावना जगाने का प्रयास करती है, उसे आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से श्रेष्ठ मानव बनाने का प्रयास करती है। तो ये शिक्षा के आधुनिक अर्थ हैं। शिक्षा का जो मॉडर्न मीनिंग है वो ये है। उसके बाद अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है पाठ्यक्रम के 4H कौन से हैं। कैरिकुलम में 4H का मतलब क्या है, बहुत बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पाठ्यक्रम के 4H होते हैं हेल्थ, हेड, हैंड और हार्ट। इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम के 4H का मतलब क्या है, पाठ्यक्रम को समझने के लिए एक छात्र में ये 4 चीजें होनी चाहिए। उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसका हेड का मतलब उसका IQ ठीक होना चाहिए, हैंड का मतलब है उसकी हैंडराइटिंग में जो है अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद हार्ट, वो जिस भी चीज़ों को ग्रहण करता है, अर्थग्राह्य करता है, उनको जो हृदय से ग्रहण करे, उसको मन से ग्रहण करे। जब बच्चा, आपने देखा होगा बच्चा अधिक अंक कब प्राप्त करता है, जब उसकी रुचि होती है, जब वो किसी विषय को हृदय से स्वीकार करता है। तो ये पाठ्यक्रम के 4H हैं। इनमें से कोई भी H कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं कैरिकुलम को, पाठ्यक्रम को समझने में छात्र को असुविधा होती है, कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाता है। उसके बाद है बालक की मौलिक आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता है स्नेह एवं सुरक्षा, दूसरी आवश्यकता है सामाजिक प्रतिष्ठा, तीसरी आवश्यकता है प्रकाशन के अवसर, बालक की चौथी मौलिक आवश्यकता है भय को दूर करना, और बालक की 5वीं मौलिक आवश्यकता है जिज्ञासा शांत करना।
ये बच्चे की फंडामेंटल नीड्स हैं। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, शैशवावस्था से वो उसको बाल्यावस्था की ओर आता है, तब उसकी जिज्ञासाएं होती हैं स्नेह एवं सुरक्षा। वो समाज से, परिवार से स्नेह चाहता है, सुरक्षा चाहता है, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा। हमें बच्चे का कहीं पर भी जो है क्लास हो चाहे परिवार हो, उसका सामाजिक अपमान नहीं करना चाहिए। बच्चे की भी अपनी एक सामाजिक प्रतिष्ठा होती है और वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा चाहता है, सोशल एक्सेप्टेंस चाहता है। उसके बाद में प्रकाशन के अवसर, बच्चे के अंदर जो योग्यता होती है उसकी योग्यता को बाहर निकालने के लिए उसे हमें प्रकाशन के अवसर देने चाहिए, उसे हमें मौका देना चाहिए अपनी योग्यता को प्रस्तुत करने के लिए। भय को दूर करना, उसके जिस भी प्रकार के भय हैं उनकी हमें रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से, क्लिनिकल टीचिंग के माध्यम से हमें जो है उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और बच्चे की जो भी जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो, उसे हमें यथासंभव शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ये बच्चे की मौलिक आवश्यकताएं हैं। उसके बाद हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा कई प्रकार का प्रोसेस है। शिक्षा कई प्रकार की क्रिया है। शिक्षा सामाजिक क्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है, आत्माभिव्यक्ति की प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है, समायोजन की प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा जो है एक सोशल प्रोसेस है, शिक्षा जो है डेवलपमेंट प्रोसेस है, शिक्षा एक डायनेमिक प्रोसेस है, शिक्षा एक 3 डायमेंशन प्रोसेस है। जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, टीचर, स्टूडेंट और आपका करिकुलम, तो 3 डायमेंशन प्रोसेस है। शिक्षा जो है एक अनवरत कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। शिक्षा जो है कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है। तो कहने का तात्पर्य यह है, शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है, अनवरत की प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है और आत्माभिव्यक्ति की प्रक्रिया है, सेल्फ एक्सप्रेशन का प्रोसेस है। उसके बाद आइए वर्तनी। वर्तनी होता है जिसको हम लिखना कहते हैं। तो वर्तनी की अशुद्धि के अक्सर कई कारण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि बस वर्तनी अशुद्धि का निम्न में से कौन सा कारण है। तो वर्तनी लिखते समय जो हम गलतियां करते हैं उसके क्या कारण होते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण कारण मैंने इस बिंदु में दिए हैं। नंबर 1 उच्चारण का अशुद्ध होना, नंबर 2 क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होना, नंबर 3 मात्राओं का गलत ज्ञान होना, नंबर 4 लिखने में शीघ्रता करना, नंबर 5 सुलेख के अभ्यास की कमी होना, नंबर 6 त्रुटियों का संशोधन न होना, नंबर 7 लिपि का ज्ञान न होना, नंबर 8 लिखने में असावधानी करना और नंबर 9 मानक शब्दों का ज्ञान न होना। बच्चा लिखने में गलतियां क्यों करता है? क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है, तो क्षेत्रीय शब्द उसके आ जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका उच्चारण अशुद्ध होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसा आप उच्चारण करते हैं वैसा ही फिर आप लेखन करते हैं। और लिखने में शीघ्रता करना, जल्दी जल्दी लिखता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। सुलेख के अभ्यास की कमी होना और बच्चे की जो अशुद्धियां होती हैं, जब उनका उचित संशोधन नहीं होता तब भी बच्चा जो है वर्तनी संबंधी अशुद्धि करता है। यदि बच्चा अशुद्ध लिख रहा है तो हमें उसको शिक्षक के नाते शुद्ध लिख के दिखाना चाहिए कि बेटा आशीर्वाद ऐसे लिखना है, उज्जवल ऐसे लिखना है, अनुग्रहित ऐसे लिखना है। यदि हम उसका शुद्ध लेखन उसको नहीं सिखाएंगे, उसकी अशुद्धि को शुद्ध नहीं करेंगे तो लंबे समय तक अशुद्ध ही लिखता रहेगा। और लिपि का ज्ञान ना, उसको लिपि का भी ज्ञान कराना चाहिए कि छोटा ऊ ऐसे होता है, बड़ा ऊ ऐसे होता है, अ इसको कहते हैं, आ इसको कहते हैं, ई इसको कहते हैं, ई इसको कहते हैं। इस प्रकार से जब उसको हम लिपि का ज्ञान करा देते हैं तो वह शुद्धियाँ नहीं करता है। तो मैं समझता हूँ इस लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको जो समझाने का प्रयास किया वह आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। अगले किसी लेक्चर में फिर आपसे रूबरू होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।